लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से बेजुबान बैल को परेशान करने नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग मुकेश को पागल और न जाने क्या क्या बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मुकेश देखता है कि बैल की आंखों में आंसू है। ये देखकर मुकेश को बैल पर तरस आ जाता है और वो बैल से कहता है, लगता है कि तुम बहुत उदास हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारा मालिक नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जिस दिन तुम्हारा मालिक तुम्हें लेने आ जाएगा उसी दिन मैं खुशी खुशी तुम्हें विदा कर दूंगा। अब तो ठीक है ना? मुकेश बहुत दयालु था। वो उस बैल को अपने घर ले जाता है। घर लाने के बाद जैसे ही मुकेश की पत्नी अनीता बैल को देखती है, वो अपने पति से कहती है, अरे ये क्या, ये बैल किसका है और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे रुको भाग्यवान, एक ही बार में कितने सारे सवाल करोगी? अरे ये बेचारा बेसहारा बैल यहाँ वहाँ भटक रहा था, जिसे देखो वो इसे परेशान करने में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक इस बैल को इसका मालिक नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे साथ रहेगा, और जिस दिन इसका मालिक आ जाएगा मैं इसे खुद इसके मालिक के पास छोड़ कर आऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी हमारी खुद की कोई संतान तो है नहीं, तो हम जब तक इसी बैल को अपना बेटा मानकर प्यार करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, और हाँ हमारे नए सदस्य के लिए भी खाना लगाना, ये भी पेट भर कर खाना खाएगा आज। थोड़ी देर बाद मुकेश की पत्नी अनीता मुकेश और अपने नए बैल के लिए खाना लगाती है। दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मुकेश खेत की ओर जा रहा था, तभी बैल भी उसका पीछा करने लगता है। ये देख मुकेश बहुत खुश होता है। अच्छा तो लगता है तू भी मेरे साथ खेती करना चाहता है। चल ठीक है, इसी बहाने हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मुकेश अपने बैल के साथ मिलकर खेत पर काम करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मुकेश थक जाता है और मुकेश जाकर आराम करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैल अकेले ही पूरे खेत में खेती करता है। ये देखकर मुकेश को बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश होता है। किसने कहा कि ये बेजुबान जानवर वफादार नहीं होते? अरे जरा इस मासूम बैल को तो देखो, कितना मेहनती और अच्छा है ये। मुझे तकलीफ में देखकर ये खुद काम करने लगा। इतना तो कोई इंसान भी किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे ही दूसरी तरफ एक हरिलाल नाम का आदमी वहाँ अपने बैल को ढूंढ रहा था। न जाने कहाँ गया मेरा लल्लू, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। एक बार मुझे बस मेरा लल्लू मिल जाए, उसके बाद तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। पता नहीं बेचारे ने कुछ खाया भी है या नहीं। हरिलाल जगह जगह अपने बैल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसका बैल कहीं नहीं मिलता। दरअसल हरिलाल का बैल तो मुकेश के पास था। आखिरकार हरिलाल अपने बैल को ढूंढते ढूंढते मुकेश के गांव आ पहुंचता है। जब हरिलाल की नजर अपने लालू के ऊपर जाती है तो वो भागता हुआ मुकेश के पास आता है और बोलता है, अरे भाई ये बैल तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा बैल है। मैंने ना जाने कहाँ कहाँ इसे ढूंढा। इसे देखकर मेरी सांस में सांस आई है। मुझे मेरा बैल वापस कर दो। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, और जब तक मैं आपको नहीं जानता तब तक मैं ये बैल आपको नहीं दे सकता। हाँ एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बैल मेरा नहीं है, बल्कि ये कल रात मुझे मिला। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि आप ही का बैल है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि ये बैल मेरा है। दरअसल मेरे बैल के गले में जो घंटी बंधी है ना, उसमें एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, और यही पहचान है कि ये मेरा बैल है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये बैल तो आपका ही है। आज नहीं तो कल इसे जाना ही था। आप इसे ले जाइए, लेकिन हाँ जब भी इस बैल को मेरी याद आए तो आप इसे मेरे पास ले आना, या फिर मुझे जब भी इस बैल से मिलने का मन करेगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे तब आ जाइएगा। हरिलाल जबरदस्ती लालू को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लालू हरिलाल के साथ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिलाल उसे खींचकर मार पीट कर ले जाता है। ऐसे ही रात को मुकेश उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? अरे आज नहीं तो कल उस बैल को यहाँ से जाना ही था। अरे नहीं अनीता, वो सिर्फ एक बैल नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त बन चुका था,
और आज मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। न जाने उसने खाना खाया होगा या नहीं। बेचारा मुकेश बार बार अपने बैल को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बैल को भी मुकेश की बहुत याद आ रही थी। हरिलाल जबरदस्ती बैल को मार पीट कर चारा दे रहा था। लगता है 4 दिन बाहर रहने से तेरे पर निकल आए हैं। भूल गया क्या तू कि तू इस घर का नौकर है, नौकर, और मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है। आइंदा दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही रात को करीबन 2 बजे हरिलाल का बैल खूंटे से खुद को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हरिलाल की आंखें खुल जाती है और वो गुस्से में एक लाठी लेकर आता है और इस लाठी से बैल को बुरी तरह से मारने लगता है। बैल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। लगता है तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है, तुझे मार मार कर ठीक करना पड़ेगा। तुझे बहुत याद आ रही है ना अपने उस दूसरे मालिक की। याद रखना, मैं तुझे वहाँ कभी नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिलाल बहुत ही शासन में अपने बैल को रखता था। बैल को बार बार मुकेश की ही याद आ रही थी। वो बार बार मुकेश के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश भी बार बार अपने बैल को याद कर रहा था। ऐसे ही एक दिन बैल मौका देखकर मुकेश के पास आ जाता है। बैल की हालत देखकर मुकेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कौन है इतना बेरहम जिसने इस मासूम जानवर को इतना मारा। इसके जख्मों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनीता, जल्दी बाहर आओ और अंदर से मरहम भी लेती आना। मुकेश और अनीता दोनों मिलकर बैल के जख्मों पर मरहम लगाते हैं। बेचारा बैल बड़े ही प्यार से मुकेश के पास अपना सर रखकर बैठा हुआ था। देखा नहीं था, अब समझ में आया मुझे कि ये बैल क्यों बार बार भाग कर यहाँ आ रहा है। इसका मालिक इस पर बहुत अत्याचार करता है। अब तो मैं चाहकर भी इसे उनके पास नहीं भेजूंगा। लेकिन ये तो उनका बैल है, उनका जब मन करेगा तब वो इसे ले जा सकते हैं। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ हमारा बैल ही कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुकेश के इतना बोलते ही बैल अपना सिर हिलाने लगता है। ऐसे ही अगले दिन हरिलाल फिर से मुकेश के पास आता है और अपना बैल मांगता है। अरे भाई, मुझे मेरा बैल वापस कर दो। तुम बार बार मेरे बैल को चोरी क्यों कर लेते हो? इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ मेरा ही बैल नजर आता है क्या? देखो, मैंने तुम्हारा बैल चोरी नहीं किया है, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम किसी बेजुबान जानवर को इतना बुरी तरह से मारो? और वैसे भी अब ये बैल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस बैल को मैंने पूरे 50,000 में खरीदा है और ये बैल मेरा है। मेरा जब दिल करेगा तब मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ठीक है, मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है। अगर तुम चाहो तो अपना बैल ले जाओ। जैसे ही हरिलाल बैल को ले जाने लगता है, वो बैल गुस्से में हरिलाल को मारने लगता है। ये देखकर हरिलाल को गुस्सा आता है और वो फिर से लाठी उठा लेता है। लगता है कि तूने कुछ दिन पहले जो मार खाई थी वो भूल गया है। तेरे जख्मों को हरा करने का वक्त आ गया है। तब जाकर तुझे अकल आएगी कि अपने मालिक से गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। हरिलाल फिर से अपने बैल को मारने लगता है, लेकिन इस बार बैल गुस्से में आग बबूला था। वो हरिलाल को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद आखिरकार तुमने आज साबित कर ही दिया कि हमें कभी कभी अपने आप के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस बुरे मालिक से बचा नहीं पाता। चलो, जो हुआ वो बहुत अच्छा ही हुआ। आखिरकार हमारे इस बैल को उस बेरहम मालिक से छुटकारा तो मिला। अब हम हमेशा अपने बैल के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह से मुकेश का बैल हमेशा हमेशा के लिए अब मुकेश के पास ही रहने लगता है। वो पुत्र थे। धन और ऐश्वर्य की राजा रानी को कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रानी के मन में हमेशा एक पुत्री की कमी खलती थी। रानी की ये इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्री हो, लेकिन राजा महेंद्र सिंह के परिवार में लगभग 5 पुश्तों से पुत्री का जन्म हुआ ही नहीं था। इसलिए रानी उर्वशी बड़ी ही उदास रहती थी। एक दिन रानी की सेविका उनके बालों को सजा रही थी।
उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर रानी ने उससे पूछा, क्या बात है ललिता, आज तो तुम बड़ी ही खुश लग रही हो। मुझे भी बताओ, तुम्हारी इस खुशी का क्या कारण है? रानी जी, कल रात मेरी भाभी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। मैं बुआ बन गई हूँ। मेरी भतीजी बहुत ही प्यारी है। बस उसी के बारे में सोच सोच कर मेरे चेहरे पर ये मुस्कान आ रही है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। तुम तो जानती ही हो कि हमें एक पुत्री की कितनी कामना है। तुम्हारी भतीजी के बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी भतीजी के लिए मैं स्वयं पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी। अपनी सेविका के घर में पुत्री का जन्म होने पर रानी उर्वशी इतनी प्रसन्न होती है कि वो अपने एक सैनिक को पूरे गांव में मिठाई बांटने का आदेश दे देती है। रानी का इतना अच्छा स्वभाव देखकर उनकी सेविका का दिल भर आता है। रानी माँ, आपने मेरे भतीजी के जन्म पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई, इसलिए मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कल हमने घर पर मेरी भतीजी के लिए एक पूजा रखी है। अगर आप भी पूजा में आकर उसे अपना आशीर्वाद देगी तो हमें बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं ललिता, अगर तुमने मुझे इतने प्यार और आदर भाव से ये निमंत्रण दिया है तो मैं जरूर आऊंगी। रानी अगले दिन तैयार होकर छोटी सी बच्ची के लिए खूब सारे उपहार लेकर उनके घर जाती है। रानी जैसे ही उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है तो उसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर रानी की आंखें भर आती है। कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान इसे जीवन की हर खुशी दे। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए छोटी छोटी पायल, छोटे छोटे कंगन लेकर आई हूँ। तुम इन्हें पहनकर बहुत ही प्यारी लगोगी। रानी उस बच्ची को खूब लाड़ दुलार करती है। वो उसे सभी उपहार देकर सैनिकों के साथ महल के लिए प्रस्थान करती है। वो महल पहुंचने ही वाली होती है कि उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा को देखकर महारानी उन्हें प्रणाम करने के लिए रुक जाती है। प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम पुत्री, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव दिख रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे मन की उदासीनता का अनुभव हो रहा है। आपने ठीक पहचाना बाबा, ये खुशी किसी के घर में खेल रही पुत्री के जन्म की है और उदासीनता इस बात की है कि इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी एक पुत्री की मां बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उदास मत हो पुत्री, यदि तुम ऊपर वाले से पूरे दिल से कुछ भी मांगोगी तो एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगा। एक बार मुझे अपना दाहिना हाथ दिखाओ। साधु महाराज बड़े ही ध्यान से महारानी के हाथ की लकीरों को देखते हैं। पुत्री, ये तुम्हारे राजघराने पर लगे किसी श्राप के कारण है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 5 पीढ़ियों से राजा के खानदान में किसी भी पुत्री ने जन्म नहीं लिया। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे राजघराने पर आखिर किसका श्राप है और क्या कारण है जो हमें ये श्राप मिला? मैं कुछ भी करके इस श्राप से मुक्ति चाहती हूँ। इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें राजा के साथ मेरे आश्रम आना होगा। जब तक मैं राजा का हाथ देखकर सब कुछ जान नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम्हें उस श्राप से मुक्त होना है तो नील पहाड़ी पर मेरा आश्रम है, वहां आ जाना। ये सब कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। रानी उर्वशी महल पहुंचकर राजा को ये सारी बात बताती है। रानी की बात सुनकर राजा भी एक बार को असमंजस में पड़ जाते हैं। हमारे परिवार पर कोई श्राप है जिसके बारे में हम स्वयं भी नहीं जानते। ना ही हमारे पूर्वज ने कभी हमसे इस बारे में कोई भी जिक्र किया। हम कल के कल ही साधु महाराज के आश्रम में जाएंगे। अगला दिन होते ही राजा महेंद्र सिंह रानी उर्वशी के साथ नील पहाड़ी के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक यात्रा करने के बाद राजा रानी नील पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें किसी साधु महाराज का एक छोटा सा आश्रम दिखाई देता है। राजन, मुझे लगता है कि यही उन साधु महाराज का आश्रम है। चलिए हम वहां चलते हैं। राजा रानी उस आश्रम के बाहर पहुंचते हैं तो रानी को आश्रम के अंदर वही साधु महाराज दिखाई देते हैं। ये वही साधु महाराज है राजन। मुझे पता है पुत्री, तुम यहाँ जरूर आओगी। आओ, दोनों अंदर आओ। राजा रानी साधु महाराज के आश्रम में जाते हैं तो साधु महाराज राजा के हाथ को देखते हैं। राजन,
आपके परिवार पर यह श्राप आपसे 5 पीढ़ी पूर्व के राजा के कारण लगा है। उन्हें शिकार का बड़ा ही शौक था। वो महीने में कई बार शिकार करने जाया करते थे। तभी एक दिन शिकार करते हुए उनका तीर एक बाघिन के नवजात शिशु को लगा। वो बाघिन की पुत्री थी। उनका तीर लगते ही बाघिन की उस बेटी की मृत्यु हो गई, जिस पर बाघ और बाघिन बड़े ही दुखी हुए। वो उनकी पहली संतान थी। तुम्हारे पूर्वज ने उनकी पुत्री को मार दिया, इसीलिए उस बाघ और बाघिन के जोड़े ने तुम्हारे परिवार को श्राप दिया कि तुम्हारे परिवार में कभी भी किसी भी पुत्री का जन्म नहीं होगा। साधु महाराज, मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी सजा हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी भुगते। इसका कोई ना कोई निवारण तो जरूर होगा। कृपया कर आप हमें उसे जरूर बताएं। निवारण तो है। वो बाघ और बाघिन कोई आम बाघ बाघिन नहीं थे। उन्हें कई वर्षों तक जीवन का वरदान प्राप्त है। वो अभी भी जीवित है, उसी जंगल में है। अगर तुम उस जंगल में जाकर उनसे क्षमा याचना करते हो तो सकता है कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। उसी जंगल में एक लाल सिंघाड़े का वृक्ष है। अगर उन्होंने तुम्हें वो लाल सिंघाड़ा दे दिया तो तुम समझ जाना कि अब तुम्हारे परिवार के ऊपर लगा वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए हट गया है और जल्द ही तुम्हारे राजघराने में एक पुत्री का जन्म होगा। लेकिन साधु महाराज, आखिर हमें उस जंगल के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। आपके महल से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जो तीसरा जंगल आएगा, वही वो जंगल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। भगवान आप दोनों का भला करे। राजा रानी को लेकर सीधे उस जंगल की ओर निकल जाता है। उन्होंने जंगल में प्रवेश किया ही होता है कि तभी उन्हें बाघ बाघिन की दहाड़ सुनाई देती है। राजन, लगता है ये उसी बाघ बाघिन की दहाड़ है। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राजा रानी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जाते हैं और कुछ दूरी तक चलने के बाद उन्हें फिर से बाघ बाघिन के दहाड़ने की आवाज आती है। दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर बाघ बाघिन का एक जोड़ा नजर आता है। राजन, वो रहे बाघ बाघिन, चलिए उनके पास चलते हैं। राजा रानी बाघ बाघिन के पास जाते हैं तो वो उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। कहीं ये दोनों बावले तो नहीं हो गए हैं? लोग हमारी परछाई को देखें तो भी हमसे डरकर दूर भाग जाते हैं, और इन्हें देखो कैसे खुद ब खुद निडरता से हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा हुआ बाघ बाघिन जी जो आप हमें मिल गए। हम कब से आप दोनों की तलाश कर रहे थे। क्या कहा? तुम दोनों हमारी तलाश कर रहे थे? लेकिन क्यों? दरअसल हम दोनों अपने पूर्वजों की हुई गलती के लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। कैसी गलती? बाघ के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बाघ बाघिन उन दोनों पर क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं बाघिन जी, जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ हमारे पूर्वज के कारण आपने अपनी पुत्री को खोया और उसी कारण मैं एक पुत्री की माता बनने के सुख से वंचित रह गई। हाँ बाघ बाघिन जी, हमारे पूर्वज ने जो गलती की, हमारी 5 पीढ़ियां उसके फल को भोग रही हैं। हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज की गलती की सजा हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतें। उनसे क्षमा याचना करने पर राजा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर बाघ बाघिन का मन पिघल जाता है और वो राजा रानी को क्षमा कर देते हैं। तुम्हारी आंखों में पछतावे के आंसू देखकर हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर बाघ बाघिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी बाघिन कहती है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बाघिन जंगल के अंदर जाती है और कुछ देर में वापस लौट कर आती है। ये लो रानी, ये इस जंगल का जादुई लाल सिंघाड़ा है। इसे खाने से तुम्हारी होने वाली संतान एक पुत्री ही होगी और वो बड़ी ही शांत, सुशील, सुंदर और गुणवान होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों को धन्यवाद करके राजा रानी वापस अपने महल आ जाते हैं। रानी उसी दिन उस लाल सिंघाड़े को खा लेती है और तभी लगभग 1 वर्ष बाद रानी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।
इतनी पीढ़ियों के बाद राजघराने में पुत्री के जन्म होने पर पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सारे नगरवासियों के लिए शाही भोजन का प्रबंध किया जाए। हर नगरवासी के घर में सोने की अशर्फियां बांटी जाएं। अपनी पुत्री के होने की खुशी में राजा खूब दान पुण्य करते हैं। तभी कुछ दिन बाद वो बाग बागिन भी राजा की पुत्री से मिलने आते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। राजा रानी अब अपने दो